इस वीडियो में हम कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट पढ़ने जा रहे हैं। ये जो फॉर्मेट है ये कैपिटल गेन्स के सारे क्वेश्चन में लगेगा। ठीक, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि क्वेश्चन में यूज आएगा हमारे, वो भी मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, कैपिटल गेन्स जो है एच.सी. मेहरोत्रा की इनकम टैक्स बुक में आपको चैप्टर नंबर 11 पे मिल जाएगा। ठीक, हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे इस बुक से। उसके अलावा कैपिटल गेन्स जो है नेशनल पीजी कॉलेज और भी कई सारे कॉलेजेस में बीकॉम में सेमेस्टर 5 में यूज़ होता है और कई जगह कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है, कई जगह सेमेस्टर 4 में भी होता है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कि आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख रहे हैं। आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। भाई क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको कैपिटल गेन निकालना है, तो आप उसमें सबसे पहले ये लिख दोगे। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है, तो अभी जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 2024-2025। ठीक, तो आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक, अब सबसे पहले आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो कैपिटल एसेट है वो सोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो जिस भी अमाउंट का सेल हो रहा है, मतलब जो भी जैसे कैपिटल एसेट है उसको बोला गया है कि इतने अमाउंट का सोल्ड हो रहा है। ठीक, तो आप यहाँ लिखना सेल्स और बाहर में उसका आप अमाउंट लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें से लेस करोगे एक्सपेंसेस ऑन सेल्स अगर दिया हुआ है तो। अब एक्सपेंसेस ऑन सेल्स क्या होता है? तो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि कमीशन ऑन सेल्स या फिर ब्रोकरेज ऑन सेल्स, तो ऐसा कुछ भी लिखा होगा तो वो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स माना जाता है और यहाँ पे लेस हो जाएगा। ठीक, जब सेल्स में से आप एक्सपेंसेस ऑन सेल्स को लेस करोगे तब आपका क्या आ जाएगा? नेट सेल्स। इतना समझ में आ गया पहले? अब हम नेट सेल्स में से क्या लेस करेंगे? नेट सेल्स में से हम दो चीजें लेस करते हैं। पहली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अभी रिटन डाउन वैल्यू को छोड़ दो, अभी इस पे आता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंडेक्स को छोड़ो। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब क्या आप समझ रहे हो? भाई जो एसेट आप यहाँ पे सोल्ड किए और उसका अमाउंट लिखे हो, कभी ना कभी आप उसको खरीदे होगे ना, तो उस कॉस्ट ऑफ परचेज जो होगा। ठीक, तो अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज होता है कि भाई आपने तो बहुत पहले वो खरीदी होगी जो भी है एसेट, तो उस एसेट का आज के टर्म्स में वैल्यू निकालना, पैसा निकालना, उसको कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम इस फॉर्मेट के बाद सीखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहले इंडेक्स हटाओ। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब कि मान लो भाई किसी ने घर बनाया और फिर उसके घर अभी बना लिया 1 मंजिले का, या फिर घर बनाया है और उसको 6-7 महीने बाद या जब भी उसको बाद में वरांडा या फिर कोई रूम ऐड करवाना था, तो जब वो रूम ऐड करवाया है नया, या फिर कुछ भी घर में मतलब नया ऐड करा लिया, नया फ्लोर ऐड करा लिया, तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो भाई कॉस्ट, जैसे हम कॉस्ट ऑफ परचेज का अभी के टर्म्स में वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का अभी के टर्म में वैल्यू निकालते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इन दोनों का फॉर्मूला मैं नीचे बताऊंगा। ठीक, अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कब लेस होगा? देखो, दो तरीके के कैपिटल एसेट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। वो मैं आगे बताऊंगा कि कितने कितने मंथ से क्या कैसे होता है। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो कि क्वेश्चन में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो आप इंडेक्सेशन निकालोगे और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस करोगे। इतना बात समझ गए आप? अब दूसरा वाला जो एसेट होता है यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की जब भी बात होगी तो आपको इंडेक्सेशन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीधे जितने का एसेट खरीदा था वो एसेट का अमाउंट सीधे आप लेस कर देना। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू दिया होगा वो लेस कर देना। ठीक, वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के केस में सीधे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस हो जाएगा, इंडेक्सेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लो कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो ये इंडेक्सेशन निकालोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और वहीं पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है क्वेश्चन में तो इंडेक्सेशन नहीं निकालोगे, सीधे सीधे जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको लेस कर दोगे। समझ में आ गया बात को? ठीक, और कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर रिटन डाउन वैल्यू में से जो दिया होगा वो ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे, इनर कॉलम में लिख लो।
फिर उसके बाद ये इन दोनों को ऐड करके आप बाहर लिखोगे। नेट सेल्स में से जब आप लेस करोगे तो भाई अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आ गया उसके बाद हम लेस करते हैं। कुछ सेक्शन होते हैं, अब ये सब सेक्शन घबराना मत, एक एक सेक्शन में अभी पूरा टेबल बना के आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन में क्या आता है और यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद आप लिखते हो लेस सेक्शन 54, सेक्शन 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिए हों या फिर एक ही सेक्शन दिया हो, तो वो यहाँ पे आपको लेस करना है। मैं अभी टेबल बना के बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, फिर जो भी इसमें से रहेगा सेक्शन उसको आप यहाँ पे लिखोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू और लेस कर दोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन। समझ में आ गया। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं हम इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी है, इस अभी करंट असेसमेंट ईयर है 2024-25, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक, अब आप इसका पहले चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल्स जो भी अमाउंट है, मतलब जितने का भी बेचा गया है कैपिटल एसेट, वो सीधे सीधे बाहर लिखना। उसमें से लेस क्या करोगे, लेस करोगे आप एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स या फिर ब्रोकरेज ऑन सेल्स अगर दे रखा है वो, तब क्या आएगा, नेट सेल्स आएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो जो भी हमारा सेल्स रहेगा हम उसी को लेट कर लेंगे कि वही हमारा नेट सेल्स है। ठीक, उस नेट सेल्स में से आप लेस करोगे दो चीज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो यही इंडेक्सेशन वाला ही करोगे, इंडेक्स निकालना मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो सीधे सीधे ओरिजिनल कॉस्ट या फिर रिटर्न ऑन वैल्यू जो भी दे रखा होगा आप लेस कर देना और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस कर देना। समझ में आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ये सारे सेक्शन जो दिख रहे हैं इसको मैं आगे बताऊंगा, जो भी इन सेक्शन में दिया होगा क्वेश्चन में आप उसको पहचानोगे, यहाँ पे लेस करोगे और आपका आ जाएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। ठीक, अब देखो अभी हमने जो यहाँ पे देखा ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो ये हम निकालना सीखेंगे। इसका बहुत ईजी सा फॉर्मूला है। देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज आप निकालोगे, कॉस्ट ऑफ परचेज जो भी होगा भाई, जितने का आपने एसेट खरीदा होगा वो यहाँ पे लिखना, उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप सेल्स ईयर इंडेक्स को और डिवाइड कर देना आप परचेज ईयर इंडेक्स से। अब आप सोच रहे होगे सेल्स ईयर इंडेक्स क्या है, परचेज ईयर इंडेक्स क्या है। देखो ये आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया, मतलब पूरा टेबल नहीं दिया रहा होगा। सपोज करो कि आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 2023-24 में सोल्ड हुआ है ऐसे। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में लिख के दे देगा कि 2023-24 का जो इंडेक्सेशन है वो है 348। ठीक, और सपोज करो कि वो एसेट को आपने खरीदा था 2011-12 में, तो 2011-12 का 184 दिया रहेगा इंडेक्स और 2023-24 का 348 दिया रहेगा। समझ में आ गया बात को। तो आप क्या करोगे, जितने का आपने एसेट खरीदा है इनटू क्या करोगे, सेल ईयर इंडेक्स। तो जैसे देखो मान लो 2023-24 में सोल्ड हुआ है तो 23-24 का इंडेक्स क्या है, 348, तो सेल ईयर इंडेक्स की जगह आप लिखोगे 348। ठीक है, और मान लो कि वो एसेट खरीदा गया था 12-13 में, तो फिर 200 जो हो गया वो परचेज ईयर इंडेक्स हो गया, तो उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ परचेज इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, इससे क्या आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। इतनी चीज आप समझ गए कि नहीं, पहले ये देखो। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक इसी में एक चीज इंपॉर्टेंट कि आप इस टेबल में नोट करोगे कि इसमें ठीक है 2024-25 तक तो इंडेक्सेशन दे रखा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आप ये देखो जरा, 2001-2 फाइनेंशियल ईयर से, उससे पहले का तो दे नहीं रखा है। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे भाई, कोई ये थोड़ी ना जरूरी है कि आज जो हम एसेट सोल्ड कर रहे हों वो 2001-2 के बाद खरीदे हों, इसका कोई गारंटी थोड़ी ना है भाई। कुछ एसेट ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कि 2001 से भी पहले खरीदे गए हों भाई। 2001-2 फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। ठीक, तो इससे पहले वाले जो ईयर है, मान लो मैं कह रहा हूं 1995 में कोई एसेट परचेज की गई है,
ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1995 में कोई एसेट को परचेज किया गया है, ठीक, और 2023-24 जो है ईयर उसमें सोल्ड किया गया है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि वो एसेट परचेज किया गया था 2 लाख का, ठीक, और सोल्ड किया गया है मान लो 6 लाख का, ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आ जाएगा ये, ठीक। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा कैसे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट ऑफ परचेज इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ परचेज इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। अब देखो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना था? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यहां आप लिख लो। सेल ईयर इंडेक्स तो सोल्ड कब हुआ है? सोल्ड हुआ है एसेट 2023-24 में, ठीक। तो 2023-24 का इंडेक्स कितना है? 348। समझ रहे हो ना बात को? 2023-24 में सोल्ड हुआ है तो उसका इंडेक्सेशन 348, तो यही हो गया हमारा सेल ईयर इंडेक्स। तो यहां लिखो 348। अब मामला यहां फंसेगा, नीचे क्या लिखा होता है? परचेज ईयर इंडेक्स। परचेज ईयर इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जिस ईयर में परचेज किए हैं उस ईयर का इंडेक्स। तो परचेज तो किए हैं 1995 में और यहां पे केवल दे रखा है 2001-2 का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना, कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेज की गई हो, जब भी परचेज की गई हो, जितने भी पहले, तो उसमें आप परचेज ईयर इंडेक्स में 2001-2 का इंडेक्सिंग लोगे, यानी कि 100 लोगे, क्योंकि 2001-2 को बेस ईयर माना जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप 100 लोगे, ठीक है। देखो यहां पे बुक में भी लिखा हुआ है ये चीज कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द एसेट वाज हेल्ड, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसमें जब एसेट परचेज किया गया था, या फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो। तो यहां पे आप देख रहे हो कि 1995 में एसेट को परचेज किया गया है, तो यहां बोला है 1995 का इंडेक्स या फिर 1 अप्रैल 2001 का इंडेक्स, इन दोनों में जो भी बाद में आता है। तो इसी को मैंने सिंपल टर्म में आपको बताया कि अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी एसेट खरीदा गया हो तो फिर उस कंडीशन में आप परचेज ईयर इंडेक्स की जगह पे 2001-2 का इंडेक्स रखोगे। इतनी चीज समझ गए? अब देखो एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था आपको कि जब भी कोई एसेट को परचेज किया गया है बिफोर 1 अप्रैल 2001, जब भी किसी एसेट को 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया गया है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अभी आपने पढ़ा ना, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, ठीक है। लेकिन जब एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेज हुआ होगा तो आप लिखना कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अगर ये दोनों आपको क्वेश्चन में दे रखा है और वो एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेज की गई थी, तो इन दोनों में जो भी ग्रेटर अमाउंट हो, जिसका ज़्यादा अमाउंट हो, वो यहाँ पे लिखना, ठीक। बाकी ये सेल ईयर इंडेक्स और परचेज ईयर इंडेक्स सेम रहेगा। बाकी अभी मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी एसेट परचेज की गई होगी तो आप इसमें 2001-2 का इंडेक्सिंग यानी कि 100 ही लोगे। ये समझ में आ गया बात को?
तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज आप समझ चुके होंगे। एक बार क्विक रिकैप ले लो इसका। सबसे पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज पूछेगा तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ परचेज जितने का एसेट खरीदे हो इनटू सेल ईयर का जो इंडेक्स है वो क्वेश्चन में दिया रहा होगा वो लिख लो और उसको डिवाइड कर देना परचेज ईयर इंडेक्स से, मतलब जिस ईयर में एसेट खरीदा गया था उस ईयर का इंडेक्स क्या था। ठीक, अगर एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया हो तब आप परचेज ईयर इंडेक्स में 2001-2 को ले लोगे क्योंकि वो बेस ईयर इंडेक्स होता है। ठीक है, उसके पीछे का इंडेक्स हम नहीं देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई एसेट खरीदा गया है तो हम फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ परचेज दोनों को कंसिडर करते हैं। उन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो यहां पे लिखेंगे, बाकी ये सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो सिंपल, जैसे अभी आपने ये देखा है एकदम सेम उसी तरीके से, बस परचेज की जगह आप इंप्रूवमेंट लिख देना। समझ में आया बात को? देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन इंप्रूवमेंट ईयर इंडेक्स। ठीक, बस क्या किया मैंने, परचेज की जगह पे इंप्रूवमेंट लिख दिया है। तो भाई जो भी इंप्रूवमेंट में खर्चा आया है रूम बढ़ाने में, वरांदा लगाने बढ़ाने में, तो वो यहाँ पे लिखना और जिस ईयर में घर बेच रहे हैं वो यहाँ पे लिखना और इंप्रूवमेंट ईयर का इंडेक्स लिख देना। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। परचेज वाले में अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी जाती है तो हम उसमें परचेज ईयर इंडेक्स में 2001-2 का इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक, बट अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है तो उस इंप्रूवमेंट को कंसिडर ही नहीं करना है हमको। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है आपको इंप्रूवमेंट। ऐसा पढ़ो इसको, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज incurred for improvement prior to 1 April 2001 it shall not be deducted। तो कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इंप्रूवमेंट पे हुआ है 1 अप्रैल 2001 से पहले तो उसको डिडक्ट ही नहीं करना है हमको यहाँ पे। तो अब क्या करोगे आप, जब भी आप क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट को देखोगे, अगर वो इंप्रूवमेंट में ऐसे लिख दिया है कि भाई वो इंप्रूवमेंट हुआ था ईयर 2000 में, तो अब आप उसको भूल जाओ कि इंप्रूवमेंट हुआ भी था, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ है तो उसको हमको लेस नहीं करना है। समझ में आ गया बात को? तो अभी तक हमने फॉर्मेट देख लिया। ठीक, कि सेल्स में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे नेट सेल्स, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे, ये आएगा। फिर ये सेक्शंस में जो भी रहेगा उसको लेस करेंगे तो टैक्सेबल कैपिटल गेन। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज हमने देख लिया और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों में इंपॉर्टेंट बात हमने देख लिया कि अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई एसेट खरीदी गई है तो परचेज ईयर इंडेक्स में 2001-2 का इंडेक्सिंग लिखेंगे हम। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 2001 से 1 अप्रैल 2001 से पहले हुई है तो उस इंप्रूवमेंट को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, यहां पे डिडक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो आपने ये देखा ये सारे सेक्शन, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये क्या क्या है। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। पहला सेक्शन कौन कौन सा है, फिर सेल किस चीज का हुआ है क्वेश्चन में, परचेज किस चीज का हुआ है क्वेश्चन में, और फिर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब कितना अमाउंट लेस होगा, वो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो अभी एग्जेम्पशन आप भूल जाओ, अभी बस आपको ये याद करना है कि किस सेक्शन में किस चीज का सेल और परचेज हो रहा है। ठीक है, अब ये इस पे तक घबराना मत, क्या सेल, देखो क्वेश्चन में बाकायदा आपको गिवन होगा कि ये क्वेश्चन में ये चीज सोल्ड हो रही है और लास्ट में लिख देगा कि इस चीज को खरीदा गया है सोल्ड करने के बाद। ठीक है, तो आप उसके इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पहचानोगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। तो जब भी कोई भी रेजिडेंशियल हाउस का सोल्ड हो रहा हो और परचेज क्या हो रहा हो, 1 और 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, तो भाई यहाँ पे कोई भी रेजिडेंशियल हाउस जो है उसको आप सोल्ड कर रहे हो और मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल हाउस आप इंडिया में खरीद रहे हो, और इंडिया में, कहीं भी फॉरेन में नहीं। ठीक, और ये जो 1 और 2 रेजिडेंशियल हाउस है ना, इससे भी रिलेटेड एक चीज़ है जो कि मुझे बतानी है आपको, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 का वीडियो मिलेगा आपको। देखो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ना, ये सेक्शन 54 से रिलेटेड है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ लिखा है ना, मैक्सिमम ऑफ
2 हाउसेज आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ना लिमिट है अमाउंट का, तो वो आप कैसे पता लगाओगे, ये वाला क्वेश्चन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है 54B। 54B में बहुत इजी है, सोल्ड हो रहा होगा एग्रीकल्चरल लैंड का और परचेज भी हो रहा होगा एग्रीकल्चरल लैंड का। तो एक इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड को बेचा और दूसरे एग्रीकल्चरल लैंड को खरीद लिया। 54D, 54C कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। तो 54D लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्री, मतलब कोई भी लैंड जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज हो रही थी या फिर कोई भी बिल्डिंग जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज हो रही थी, ठीक है। और परचेज भी सेम वही चीज हो रही, मतलब वही बिल्डिंग नहीं, दूसरी कोई लैंड या बिल्डिंग जो कि इंडस्ट्री के पर्पज से थी वो परचेज हो रही हो, ठीक है। फिर 54EC, 54EC में क्या होगा, सोल्ड हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 54EC में सोल्ड हो रहा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का और परचेज इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पहला, बॉन्ड्स ऑफ NHA ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर PFC लिमिटेड। तो इन तीनों में से कुछ भी परचेज हो रहा हो और सोल्ड हुआ हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का, तब वो 54EC में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट है 54EE, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का सोल्ड हो रहा होगा, यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड फंड परचेज हो रहा होगा, ठीक। फिर 54F, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। भाई जैसे कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कई बार रेजिडेंशियल हाउस भी आएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 54EC और EE में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हैं वो आ जाएंगे। लेकिन 54F बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ सकते हैं लेकिन रेजिडेंशियल हाउस को नहीं कंसिडर करना है। अगर रेजिडेंशियल हाउस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आता भी है तो वो 54F में नहीं आएगा। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, और परचेज क्या हो रहा होगा, एक रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है 54G, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया। तो भाई कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग जो कि इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रही है अर्बन एरिया में, उसको सोल्ड कर रहे हो आप, और परचेज क्या कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए लेकिन रूरल एरिया में होना चाहिए, ठीक, या फिर शिफ्टिंग के एक्सपेंस को मीट करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग अर्बन एरिया के इंडस्ट्री के लिए सोल्ड, और रूरल एरिया में जो इंडस्ट्री होना चाहिए वो परचेज कर रहे हो आप, ठीक है। तो 54G। नेक्स्ट है 54GA। तो 54GA में सोल्ड में लिखा हुआ है सेम एज 54G। तो अभी आप पीछे जाके देखो 54G का मैंने क्या बताया, प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग जो कि इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रही है अर्बन एरिया में, उसका सोल्ड होना। तो 54GA में भी वही होगा, ठीक। और परचेज क्या हो रहा होगा, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग। तो 54G और GA में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, तो वो बस आप ध्यान रखना माइंड में हमेशा कि 54G में सोल्ड तो सेम चीज़ हो रही, 54G और GA में सोल्ड सेम चीज़ें हो रही है, ठीक। लेकिन परचेज में डिफरेंस क्या है, देखो 54GA जो है, सॉरी 54G जो है उसमें परचेज हो रहा था रूरल एरिया के इंडस्ट्री का, ठीक है। और 54GA में क्या हो रहा है, 54GA में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वहाँ पे इंडस्ट्री खरीदी जा रही है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। उसके बाद है 54GB, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची जा रही होगी और परचेज की जा रही होगी इक्विटी शेयर, तो वो 54GB हो जाएगा, ठीक। तो सोल्ड परचेज का आप सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि सोल्ड परचेज का क्या है, तभी आप उसके आगे क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में क्या सोल्ड और क्या परचेज होगा तो किस सेक्शन में आएगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आप इसको
पहले एग्जेम्पशन को भूल के पहले इतना रट लो कि 54 में रेजिडेंशियल हाउस बेची जा रही है और 1 या 2 रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में खरीदी जा रही है। 54B में एग्रीकल्चर लैंड का सोल्ड, एग्रीकल्चर लैंड का परचेज। 54D में लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए सोल्ड और लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्री के लिए उसी को परचेज। फिर 54EC में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का सोल्ड और परचेज होना चाहिए बॉन्ड NHAI का या फिर REC का या फिर PFC लिमिटेड का। फिर 54EE में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का सोल्ड होना चाहिए लेकिन परचेज यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड फंड का होना चाहिए। फिर 54F में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट खरीद सकते हो आप अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, ठीक, लेकिन परचेज क्या करोगे, एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में। फिर 54G में प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए लेकिन अर्बन एरिया में, उसको सोल्ड कर दो। और परचेज किस चीज़ का होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्री इन रूरल एरिया के लिए, ठीक। वैसे ही 54GA में सेम चीज़ का सोल्ड है जो 54G में है लेकिन परचेज में बस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग। लास्ट है 54GB, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सोल्ड और इक्विटी शेयर्स परचेज। यहाँ पे जो सेल परचेज लिखा है उससे कंफ्यूज मत होना कि ये किस सेल परचेज की बात हो रही है। देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई सोल्ड हो रहा है कैपिटल एसेट, तो वो यहाँ पे लिख दिया आप, ठीक। अब जो एसेट को आपने खरीदा था उसको सोल्ड करने के बाद जब कोई नया एसेट, मतलब सोल्ड करने के बाद कोई नया एसेट खरीदते हैं और वो इन सब में से किसी एक कैटेगरी में आता है तो वो इसकी बात हो रही है, सेल और परचेज, ठीक। अब हमने देख लिया कि सेल परचेज क्या क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे एग्जेम्पशन, आखिर कितने का मिलना है, कितना अमाउंट लेस होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप एक बात जान लो कि इस ईयर सेक्शन नंबर 54 और सेक्शन नंबर 54F में एक बहुत ही माइनर सा चेंज आया है। अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले इन कुछ सेक्शन का आप नाम याद कर लो या फिर जहां पे आप ये टेबल बना रहे हो आप भी वहां ऊपर ऐसे लिख लो। 54EC, 54EE, 54F, 54GB, ये जो 4 सेक्शन है ना, इसमें थोड़ा मतलब डिफरेंट तरीके से करना है, थोड़ा कुछ अलग चीज दी हुई है, ठीक। इसके अलावा जितने भी सेक्शन बच जा रहे हैं, कौन कौन से बचे, 54, 54B, 54D, ठीक। उसके बाद बचा 54G, फिर बचा 54GA। बात समझे आप, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप इन 4 सेक्शन को छोड़ के जो बचे हुए जितने भी सेक्शन हैं उन सब में आप कॉमन नोट करो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड। तो इस कैपिटल गेन इन्वेस्टेड का मतलब क्या है, इस कैपिटल गेन इन्वेस्टेड का मतलब है, देखो मतलब यहां पे आपका जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो भी यहां पे आ गया, ठीक। अब अमाउंट आया, अब इन 4 को छोड़ के बाकी कोई भी सेक्शन आपको दिख जाए, 54, 54B, 54D, 54G, तो इन सब में आप क्या करोगे, सपोज करो यहाँ पे जो है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 2 लाख रुपए का, ठीक। और अब परचेज जो हुआ है वो इन सारे सेक्शन में हुआ है परचेज 3 लाख का, तो यहाँ पे कितना था 2 लाख, परचेज कितने का हुआ है 3 लाख, तो परचेज कितने का हुआ है हमको उससे मतलब नहीं है, जितना कैपिटल गेन यहाँ था उतना ही बस हम लेस कर सकते हैं। तो 2 लाख रुपए अगर यहाँ पे आया है तो 2 लाख में से आप 2 लाख रुपए लेस कर दोगे। समझ में आया बात को? तो कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, बस यही मतलब था इसका कि भाई जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और जितने का भी परचेज किया है, भाई पूरा अमाउंट तो लेस नहीं कर सकते, जितना उसमें एडजस्ट कर सकते हैं बस हम वो करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि सेक्शन नंबर 54 में इस बार एक चेंज आया है, तो वो चेंज भी देख लें भाई जरा। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द फाइनेंस एक्ट 2023 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ये पढ़ो यहाँ पे, द कैपिटल, ये देख लो यहाँ पे, ये सेक्शन नंबर 54 लिखा हुआ है, द कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच रेजिडेंशियल हाउस इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड और
₹10 करोड़ विच एवर इज लोअर। और यहाँ 1 जो लिखा हुआ है ना, इस 1 का मतलब यही है कि ये इस साल से ये फाइनेंस एक्ट 2023 और जो कि इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2024 से आ गया है इफेक्ट में, ठीक है। तो बस इसमें इतना सा ऐड हो गया है कि अब मान लो कि रेजिडेंशियल हाउस जो है वो परचेज किया हुआ है 20 करोड़ का, तो अब उस कंडीशन में आप पूरा 20 करोड़ नहीं लेस कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है जितने का हाउस परचेज किए हो वो, या फिर 10 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो ध्यान रखना आप कि जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो भी आया है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सपोज करो कि यहाँ पे जो ये है भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 20 करोड़ रुपए, ठीक। अब 20 करोड़ रुपए था और सेक्शन नंबर 54 में जो क्या कहते हैं हमने परचेज किया था हाउस वो है 15 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट आप लेस नहीं कर सकते हो। तो भले ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 करोड़ था और परचेज आपने किया था 15 करोड़ का, आप एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन नियम इस बार ये आ गया है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट नहीं लेस कर सकते। तो सेक्शन नंबर 54 डाल के केवल 10 करोड़ रुपए लेस करोगे। समझ में आ गया बात को? तो आप अभी इन चारों सेक्शन को छोड़ के जितने भी सेक्शन है आप समझ गए हो, सीधे कैपिटल गेन जितना इन्वेस्टेड है वो आप लेस कर सकते हो। और 54 में इस साल से एक नया कंडीशन जुड़ गया है 10 करोड़ का, वो भी आप समझ गए हो, ठीक। अब यहाँ आ जाओ जो अलग अलग है। तो सबसे पहला क्या है 54 EC। अच्छा ये आप समझ गए ना, 54, 54B, 54D, उसके बाद आपका G और GA हो चुका है, ठीक। अब आते हैं हम इन चारों पे। तो 54 EC, 54 EC में एग्जेम्पशन में पढ़ो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड। तो यार वो तो इन सब में भी लिखा था कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, बस इसमें आगे एक चीज़ जोड़ दिया गया था कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन ऑफ ₹50 लाख, बस। तो मतलब कि यहाँ पे भी कैपिटल गेन इन्वेस्टेड ही लेस होगा, लेकिन यहाँ एक लिमिट लग गई है, वो आपको याद रखना, 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप नहीं लेस कर सकते। भले ही वहाँ पे कैपिटल गेन 1 करोड़ का हो, लेकिन आपको 54 EC में लिमिट का ख्याल रखना है कि 50 लाख से ऊपर नहीं लेस कर सकते हो सेक्शन नंबर 54 EC में। समझ में आ गया? फिर क्या है 54 EE, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है 54 EE में, सेम एज 54 EC, एकदम सेम यही होगा कि कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इसमें भी लेस कर सकते हैं, लेकिन 50 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा लेस नहीं कर सकते। तो 54 EC 54 EE हो गया, ठीक। 54 F, और मैंने बोला था कि इस साल सेक्शन नंबर 54 और सेक्शन नंबर 54 F दोनों में ही चेंज आया है। तो देखते हैं क्या चेंज आया है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लो 54 F में प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्टेड लेते हैं। अब भाई बाकी सब में लिखा हुआ था कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, इसमें लिख दिया गया प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्टेड। अब इस प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्टेड को निकालोगे कैसे? तो 54 F का जब भी कंडीशन फुलफिल हो रहा हो तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब होता है ये फॉर्मूला रटना होता है, ठीक। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट सेल्स। तो ये तो पहले भी यही था, तो चेंज क्या हुआ है? चेंज बस एकदम माइनर सा, जैसा कि मैंने बोला था। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, द फाइनेंस एक्ट 2023 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। सेम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, बस इतना जुड़ गया है, बाकी सब सेम है। समझ में आया बात को? तो मैं यहाँ फिर से आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कि सेक्शन 54F में प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्टेड आएगा। तो वो कैसे निकलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो रहेगा वो, उसमें आप इनटू करना कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और यहाँ पे क्या खरीदना है 1 रेजिडेंशियल हाउस, तो वही न्यू एसेट का मतलब जो नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है वो, या फिर 10 करोड़ रुपए, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, ठीक, अपॉन नेट सेल्स। तो देखो नेट सेल्स तो आप क्वेश्चन में निकाल ही लोगे, सेल्स में से एक्सपेंसेस या ब्रोकरेज लेस करके, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ ही जाएगा।
उसमें आप मल्टीप्लाई करना। नया जो रेजिडेंशियल हाउस खरीदा गया है वो कितने का है, अगर वो 10 करोड़ से कम हो तो सीधे सीधे यहाँ पे ले लेना, अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे 10 करोड़ लोगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, बस यही ऐड हुआ है इस बार, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और 10 करोड़ विच एवर इज लेस। समझ में आ गया बात को? ठीक है, और 10 करोड़ विच एवर इज लेस। 54 EC, 54 EE, 54 F, फिर बचा 54 GB। 54 GB में है प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्टेड। इसमें भी वही चीज़ लिखा है, ये जब ऐसे आएगा क्वेश्चन में इसका उतना कोई यूज़ नहीं आएगा, तब इसको देखा जाएगा उस समय। ठीक, तो एग्जेम्पशन का आप ऐसे ही याद करना कि पहले इन चारों को एकदम माइंड में बैठा लेना कि यार इन चारों का अलग है, बाकी सब में तो कैपिटल गेन इन्वेस्टेड है और इसमें एक लिमिट जुड़ गया है वो 10 करोड़ वाला। ठीक है, वो ध्यान रखना है। ठीक, बाकी 54 EC का और डबल ई का सेम है एकदम, और 54 F का तो आपको बस फॉर्मूला रट लेना है। ठीक, अब अभी तक हमने फॉर्मेट देख लिया, जो भी इसमें जितने भी सेक्शन होते हैं 54 से लेकर 54 GB तक सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये आखिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता क्या है, जो इसके बारे में जितना सुन रहे थे। देखो, अगर कहीं आपसे पूछता है डायरेक्टली कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या है, तो भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होता है जो एसएससी ने 36 मंथ से कम अपने पास रखा हुआ एसेट, वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और वहीं पे सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का क्या हो जाएगा कि वो एसेट जो कि एसएससी ने 36 मंथ से ज़्यादा रखी है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, और आपको ये बात समझना पड़ेगा इसमें कि इसमें एक्सेप्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 36 महीने वाला तो एक मैंने ऐसे बता दिया कि आपके माइंड में रहना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो एक्सेप्शन है और जो एक्चुअल में आपके बीकॉम में एक्चुअल में यूज़ आएगा इस वाले बुक में, एससी मेहरोत्रा में। सबसे पहले आ जाओ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, पहले सिर्फ शेयर्स का हम देख रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब बनेगा? कोई भी शेयर्स अगर एसएससी के पास 12 महीने से ज़्यादा हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई भी शेयर्स अगर एसएससी के पास 12 महीने से कम है तो वो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया शेयर्स के केस में। उसके बाद आ जाओ रेजिडेंशियल हाउस, इंडस्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, इसके कंडीशन में कोई भी इन चारों अगर रहेगा तो फिर 24 महीने से ज़्यादा है अगर एसएससी के पास तो फिर वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और 24 महीने से कम है तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो इसको ऐसे ही याद करना, ये क्वेश्चन में आपके इन्हीं का काम आएगा। तो शेयर्स के केस में अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 12 महीने से कम है एसएससी के पास तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। वहीं पे अगर रेजिडेंशियल हाउस, इंडस्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है तो 24 महीने से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 24 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब कुछ छोटे से डेफिनेशंस हैं वो आप देख लो, जैसे कि कैपिटल गेन्स क्या होता है, तो प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द, ये है पेज नंबर आपके 303 पे 2024-25 जो एडिशन है एचसी मेहरोत्रा का इनकम टैक्स बुक, उसमें आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल गेन्स कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट होते कौन कौन से हैं? तो पहला, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी प्रॉपर्टी उनके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। एनी सिक्योरिटीज held by foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with SEBI regulations, any unit linked insurance policy जिसमें कि exemption section 10 bracket 10D does not apply। ठीक है, कैपिटल एसेट जो होता है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड, फ्लोटिंग सब हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है? मेनली लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लीज होल्ड राइट्स, ज्वेलरी, शेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? कैपिटल एसेट।
फिर यहाँ पेज नंबर 304 पे क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होते हैं वो दिया हुआ है। उतना कोई आपको डीप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम खुद समझने लगेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी बस आप ऐसे ही अगर रीड करने का मन हो तो ऊपर ऊपर से देख लेना इसको कि कमर्शियल गुड जो होता है, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स, ये सब जो है कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। कोई भी मूवेबल एसेट पर्सनल यूज़ के लिए, अभी हमने पीछे पढ़ा कि मूवेबल एसेट जो होता है वो कैपिटल एसेट है, लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर कोई मूवेबल एसेट का इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, जैसे कि ये सारी चीज़ें वियरिंग क्लोथ, फर्नीचर, ये सब अगर जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है मूवेबल एसेट में, वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब भी नहीं होता है, ठीक है, कैपिटल एसेट नहीं होता है ये सब। एक लास्ट चीज़ आप देख लो, जब लास्ट बार मैंने ये वाला चैप्टर कराया था तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फर्म इज़ डिसॉल्व्ड वाला क्वेश्चन। तो उसमें कई लोग को डाउट हो रहा था कि फेयर मार्केट वैल्यू को क्यों नेट सेल्स लिया गया, तो उसके लिए आप ये वाला पढ़ लो। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, देन फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स अमाउंट दैट इज़ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखो, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और जो पार्टनर है उसी ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, ले लिया है, तो फिर सेल्स का वैल्यू भले ही दिया हो, आप सेल्स को नहीं लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल्स अमाउंट मानोगे और लिख दोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है।